आज हम लोग 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो आज हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 12 फरवरी 2023 को हुआ था। देखिएगा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। देखिएगा जो मोड़े जा सकते हैं, जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्टिलेज। क्या होगा? कार्टिलेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको उपास्थि बोल सकते हैं। देखिएगा जो कार्टिलेज होता है, उपास्थि जिसे बोल सकते हैं, वह मानव कंकाल तंत्र में हड्डियों और उपास्थि होते हैं। जो यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और शरीर को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। उपास्थि क्या है? उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि में उपास्थि अणु होते हैं। यह लचीला होता है और आघात अवशोषक के रूप में भी यह कार्य करता है। देखिएगा जो कशेरुक होते हैं, कशेरुक, उससे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। इसको बोलते हैं कशेरुक, वर्टिब्रे। देखिएगा यह क्या है? यह रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। यह किसके रूप में जाना जाता है? तो रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। यह अस्थिल होता है और उपास्थि द्वारा एक साथ जुड़ा होता है। यह घुमावदार होता है और शरीर को क्या करता है? यह सहायता प्रदान करता है। यह वर्टिब्रे, जिसे हम बोलते हैं कशेरुकी। कार्पेल, देखिएगा कार्पल्स क्या है? देखिएगा कार्पल्स हमारे कलाई में मौजूद होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 8। कार्पल्स की संख्या क्या होती है? 8 होती है। यह कोमल ऊतकों और लचीलापन और सहारा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ये पार्टनर का मतलब सहभागी होता है। क्या होता है? पार्टनर का मतलब सहभागी। तो देखिएगा लाइकेन में क्या रहता है? शैवाल और कवक दोनों रहते हैं। क्या रहते हैं? शैवाल और कवक दोनों रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिलकर ही लाइकेन बनता है। तो देखिएगा जो लाइकेन है यह शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। कवक शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। यह पारस्परिक संबंध लाइकेन को चट्टान की तरह पेड़ के छाल जैसे कठोर वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देता है। ठीक है। देखिएगा जो कवक और जीवाणु है, जो कवक और जीवाणु यानी कवक या बैक्टीरिया है, यह देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि लाइकेन में जीवाणु ही नहीं, साइनोबैक्टीरियम भी पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरियम एक प्रकाश संश्लेषक जीवाणु है। कैसा है? तो यह प्रकाश संश्लेषक साइनोबैक्टीरियम क्या होता है? साइनोबैक्टीरियम साइनोबैक्टीरियम। तो ये सबसे पुराना और ज्ञात जीवित रूपों में कुछ है ये, और यह लगभग कितना 3 अरब वर्षों से अधिक समय से है। साइनोबैक्टीरियम आमतौर पर क्या होता है? लवण जल, समुद्री वातावरण और मिट्टी और चट्टानों पर यह पाया जाता है। और शैवाल और देखिएगा नेक्स्ट क्या है? शैवाल और विषाणु यानी कि वायरस। शैवाल और वायरस। यह देखिएगा विषाणु क्या होता है? एक परजीवी होता है। विषाणु कैसा होता है? ये परजीवी। विषाणु कैसा होता है? तो परजीवी होता है। देखिएगा यह आमतौर पर अपने परपोषी पर जीवित रहते हैं। ऐसे कुछ मामलों में है जहाँ पे विषाणु शैवाल की रक्षा करते हैं, लेकिन यह अभी भी शोध के अधीन है। शैवाल एंटीवायरल यौगिकों का भी उत्पादन कर सकते हैं जो संक्रमण से बचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो लाइकेन में एक जो क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है वो कौन होता है? तो शैवाल और कवक। इसका आंसर होगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो मादा एनोफिलीज जो मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है
कहाँ पे? तो अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। कहाँ पे बैठती है? तो अर्ध स्तर के साथ एक कोण पे बैठती है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिएगा जो मच्छर एक रोगवाहक कीट है और यह बीमारी को संचारित करता है। कीड़े जब मानव रक्त को चूसते हैं तो वे मानव में रोग जनकों को संचारित करते हैं। एनोफिलीज मच्छर परजीवियों को संचारित करता है और क्यूलेक्स वेस्ट नाइटल वायरस और फाइलेरिया निमेटोड को संचारित करता है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? अर्ध स्तर के साथ क्या करता है? यह एक कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है तो किसका है? जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। देखिएगा जो लिम्फोसाइट होता है यह प्रतिरोधक क्षमता संक्रामक घटक से सुरक्षा करता है। प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देती है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होता है? एक ग्रान्युलोसाइट का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है तो कौन सा है? तो लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा कौन सा कथन इसमें क्या बोल रहा है? गलत पहचानना है। तो देखिएगा क्या है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। नहीं, ये गलत है। पहला क्या है? ये गलत है। आगे देखिएगा मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। हाँ, मांसपेशियां हैं जो जोड़ों में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है। तो हाँ, तो ये क्या है? सही है। तो इसमें से हमको गलत बताना था। तो गलत क्या होगा? आंसर इसका होगा फर्स्ट ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिएगा क्या है कि जो पेशियां होता है जो मानव कंकाल तंत्र का क्या होता है? हिस्सा होता है। यह पेशी से पेशी तंतु पेशियों के समांतर बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है। 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी के क्या है? एक उत्तल लेंस है। तो एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिएगा प्रतिबिंब क्या होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। क्या होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। क्योंकि देखिएगा उत्तल लेंस द्वारा जो सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब ली जाती है वह घुमावदार हिस्से पर पड़ने वाले प्रकाश चित्र बिंदु पर क्या होता है? प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसीलिए जो सफ़ेद घोड़े की पूरी प्रतिबिंब नहीं बनती है और लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाती है और लेंस द्वारा कम चमक का घोड़ा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिएगा ध्वनि का जो तीक्ष्णता है तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। देखिएगा जो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य होता है, ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्धारित होती है। लेकिन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कहना भी सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वह क्या होता है? ध्वनि की तरंगदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? डिजिटल अनुप्रयोग के लिए फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो देखिएगा कौन सा है? तो फोटो वोल्टिक सेल। इसका आंसर क्या होगा? फोटो वोल्टिक सेल। इसका आंसर क्या होगा? फोटो वोल्टिक सेल होगा। देखिएगा फोटो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस का अर्थ होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में जो प्रकाश से बिजली या विद्युत का संकेत उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। यह फोटो वोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसमें
यह अन्य उपकरण से बिल्कुल क्या है, विपरीत है। दूसरे शब्दों में वे बिजली के प्रवाह पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल है। कौन सा है? तो फोटोवोल्टिक सेल। इसका आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग किसके? तो लोटनी घर्षण को क्या होता है? लोटनी बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो बॉल यानी कि लोटनी घर्षण, रोलिंग घर्षण। क्या होगा? रोलिंग घर्षण। इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा रोलिंग घर्षण। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि फुटबॉल के एक खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? देखिएगा किस प्रकार का? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। इसका आंसर क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ये आंसर ए होगा। देखिएगा जो संवेग गोलकीपर द्वारा पकड़ी जा रही गेंद का समय क्या होता है? बढ़ जाता है। तो समय की अवधि को बढ़ाकर वह संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है, और जो फुटबॉल उस पर क्या करती है? फुटबॉल उस पर डालती है। देखिए न्यूटन द्वारा गति का द्वितीय नियम आप लोग पढ़े होंगे कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? किसी पिंड का बल उसके द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। यानी कि F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर क्या होता है? ma होता है। जिस दर पर संवेग परिवर्तन होता है वह बल के समान होता है, और बल को निरंतर द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान त्वरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। गोलकीपर की उपरोक्त स्थिति में द्वितीय गति नियम का क्या है? एक उदाहरण है। ये द्वितीय गति नियम का क्या है? एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अब आवेशित कण है? देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो कौन सा है? तो देखिएगा अल्फा किरण। निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित तो अल्फा किरण है। कौन सा है? अल्फा किरण। देखिएगा जो अल्फा किरण है, देखिएगा अल्फा किरण क्या होता है? धनावेशित कण है। यह एक ऐसा कण है धनावेशित कण है। और बीटा किरण क्या है? नेगेटिव है। और कठोर भी क्या है? यह भी ऋणावेशित कण है। कठोर भी क्या है? यह एक ऋणावेशित कण है। तो देखिएगा जो अल्फा किरणें हैं जो धन आवेशित कण होते हैं वो जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भारी अस्थिर परमाणु के नाभिक के क्षय के माध्यम से यह उत्पन्न होता है। यह संकीर्ण और धीमे मार्ग में उत्सर्जित होता है। देखिए ये पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। इसका कौन खोज किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने। और परमाणु नाभिक और नाभिकीय भौतिक का प्रकृति का अध्ययन करने में अल्फा किरणें की क्या हुई? प्रमुख भूमिका निभाती है। देखिए आप लोग पढ़ोगे कि एक नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और उन्हें एक साथ रखने पर बहुत कम बाध्यकारी होता है। तो क्वेश्चन था कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण कौन है? तो अल्फा किरण क्या है? धनावेशित कण है। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्राभिमुखी बल किसके द्वारा जिम्मेदार है? देखिए केंद्राभिमुखी बल किसके द्वारा जिम्मेदार है? देखिएगा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? या गतिमान रखता है। यानी केंद्राभिमुखी बल यानी कि सेंटर की ओर इसमें क्या होता है? बल लगता है। यानी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर वह गतिमान रखता है। देखिएगा जो कि अभिकेंद्री बल एक ऐसा बल है जो एक वृत्त में घूमने वाले वस्तु पर कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वृत्त है तो केंद्राभिमुखी बल यानी कि बल केंद्र की ओर लगता है। कहाँ पर लगता है? केंद्र की ओर इसमें बल लगता है। तो देखिएगा जो वस्तु की गति केंद्र पर लक्षित होता है और वस्तु के पथ के वक्रता के केंद्र की दिशा में वस्तु की गति समकोण
पर इसकी गति क्या होता है, आयतित होता है। यह वस्तु को वृत्तीय पथ पर गतिमान रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वृत्त को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है। 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल क्या होता है, शामिल होता है। देखिएगा जो घर्षण बल शामिल होता है तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में इसमें क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, शामिल होता है। घर्षण बल क्या होता है, शामिल। देखिएगा ऊर्जा गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तित करने वाला घर्षण होता है, यह दो सतहों के बीच घर्षण गतिशील सतहों से गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के कारण यह बनता है। तो ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक बस सीधे रास्ते से चल रही है और अचानक क्या होता है, दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। ठीक है, मान लो कोई एक बस है, मान लो कोई क्या है, एक बस है, एक कोई बस जा रही है। ठीक है, और एक क्या होगा कि अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, यानी कि दाईं ओर लेफ्ट, यानी कि इस साइड में दाईं ओर क्या होती है, एक तेज मोड़ लेती है। तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, क्या होंगे, बाईं ओर झुकेंगे। जब ये क्या राइट मुड़ेगी तो यह उसके विपरीत यानी कि बाईं ओर झुक जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। देखिए क्या करने का ठीक कोशिश करता है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, हाँ यह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार है जो स्ट्रिंग की आवृत्ति ये मिलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। देखिएगा एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और तार को उपयुक्त रूप से बजाता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। किसे करता है, तो तार की आवृत्ति को यह समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा पदार्थ है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है, पदार्थ का कोई एक निश्चित यानी कि आकार क्या है, आकार क्या है, निश्चित नहीं है, क्या है, ये निश्चित नहीं है। लेकिन आयतन क्या है, आयतन क्या है, यह निश्चित है। तो आयतन निश्चित है तो पदार्थ के इस रूप को क्या कहते हैं। देखिएगा पदार्थ के इस रूप को क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल, यानी कि क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। देखिए मिट्टी का तेल क्या होगा, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, मिट्टी का तेल का कोई आकार होता है नहीं, इसका आयतन फिक्स होता है। मान लो कि मिट्टी का तेल 1 लीटर है, क्या है, 1 लीटर है। तो अगर हम इसे मतलब कि गिलास में रखते हैं तो इसका क्या होगा, आकार क्या होगा, बदल जाएगा। अगर थाली में रखते हैं, ठीक है, अगर हम थाली में रखते हैं तो इसका क्या आकार कुछ और बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है, तो ये मिट्टी का तेल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। देखिएगा ये याद कर लीजिएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन होते हैं, Al2O3 और ZNO, ये क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, Al2O3 और ZNO। देखिए कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बनाते हैं। और देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, Al2O3 और ZNO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो कौन देता है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान? कौन देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या देता है ग्लोबल वार्मिंग में ये योगदान देता है, और मीथेन, मीथेन भी क्या देता है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और एक जलवाष्प, क्या है? जलवाष्प, जलवाष्प, क्या है? जलवाष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके गैस मुक्त करता है। देखिएगा अम्ल धातु कार्बोनेट से क्या करता है? कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। देखिएगा धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और अम्ल से हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट में ये धातु आयनों के साथ जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, जैसे कार्बोनेट। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ गैस करके अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O। देखिए ये क्या है? H2O और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ये कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। देखिए इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है यह होता है C2O4 और H2, C2O4 और क्या होता है? H2 होता है। यह एक प्रबल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो व्यापक रूप से सफाई कारक, ब्लीचिंग और जंग हटाने वाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह लगभग सभी जीवित जीवों में भी पाया जाता है जो क्रेब चक्र का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्रेब चक्र का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, ठीक है, आपको क्या गया? 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल और अन्य 2 में से एक अम्लीय जल का विलयन है, दूसरे में क्या है? क्षारीय विलयन है। तो इसमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो यह क्षार में होगा, ठीक है। किस में होगा? लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला हो जाता है, तो यह क्षार में हो जाता है। देखिए क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? नीला कर सकता है। प्रत्येक प्रश्नावली में विलयन की कुछ बूंदें लिटमस पेपर पर डालते हैं। तो अशुद्ध जल प्रकृति में क्या होता है? उदासीन होता है, और इसमें कई लिटमस पेपर डालने पर लिटमस पेपर के में कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में गंध किसके समान होती है? गंध किसके समान होती है? देखिएगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। तो गंध किस में होती है एसिटिक अम्ल की? तो सिरका में। तो टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में क्या पाया जाता है? ये मिथाइल कीटोन पाया जाता है, इसमें मिथाइल कीटोन, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। और मिट्टी का तेल देखिएगा, यह गंध मुख्य रूप से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे नेफ्थलीन के कारण ये बनती है। तो इसका एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए शुष्क HCl और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? देखिए क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि देखिएगा क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि H3O+ और आयन मौजूद नहीं होंगे, और लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विषम काम है पता लगाना, यानी किसमें से भिन्न छांटना है। देखिएगा भिन्न छांटना है ना, तो देखिएगा फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, इसमें से कौन सा भिन्न है?
बताइए। देखिएगा पानी और सीमेंट शुरू में एक सीमेंट पेस्ट बनाते हैं जो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, ठीक है। और फल का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, कैसी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है और सीमेंट का सेटिंग में क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और कोयले का जलना भी क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा हीरा और ग्रेफाइट, देखिएगा हीरा और ग्रेफाइट या विद्युत हैं या उनकी विद्युत चालकता समान होती है, तो नहीं, विद्युत चालकता क्या होता है, समान नहीं होती है। उसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है, तो नहीं। उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, तो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ये